हेलो दोस्तों। देखो दोस्तों, अभी पीसीएस का वैकेंसी आउट हो गया है, ठीक है। आपको पता ही है ये वाली बात। तो अभी क्या है कि बहुत सारी वैकेंसीज आने भी वाली हैं। इसका कारण क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है कि उनको बंदों को जो अनएम्प्लॉयड है उनको रोजगार देना है। तो ये वाला टाइम होता है ना, कभी कभी मतलब ऐसा होता है जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं या फिर मतलब ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है कि उनको मतलब स्पेसिफिक फोकस हो जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो अभी वही टाइम चल रहा है, तो ये बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, उनको मतलब तैयारी को और फास्ट कर देना है। क्योंकि वैकेंसीज आएंगी, मैं मानता हूं कि वो कम होंगी यार, वैकेंसीज इतनी ज्यादा नहीं होंगी। लेकिन जितनी भी होंगी उतने उसमें कंपटीशन बहुत हार्ड होगा। तो आप लोगों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ पढ़ जाओगे तो इसी टाइम में आपको जॉब मिल जाएगी और सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। एक बार जॉब लग जाए तो बंदे को देखो यार कितना अच्छा हो जाता है। चलो पढ़ते रहो, बाकी यार होना ना होना वो भगवान के ऊपर है, ठीक है। आप अपना कर्म करो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के साथ। ये वाले क्वेश्चंस मैंने पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था जो, उसमें से लिए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 38 39 है। आप जाके देख भी सकते हो, इसको पीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यार। देख क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, ठीक है। उसको स्टेटमेंट्स को आपने ट्रू मानना, चाहे वो मतलब ऐसा लगे आपको कि यार ये तो ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन आपने उसको हमेशा स्टेटमेंट को ट्रू मानना है। ये लिखा भी हुआ है स्टेटमेंट में ऊपर। और कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, तो स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं और फिर ऑप्शंस में बताना भी कौन सी ऑप्शन सही है। चलो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है सम ऑफिसर्स आर एस्पिरेंट्स। तो आप इसको क्या करो, इसको मतलब ड्रॉ करो। सम ऑफिसर्स, ऑफिसर मान लो इसको, ठीक है। इसको मान लो एस्पिरेंट्स मान लो, ठीक है। तो सम, जो ये वाले सम ऑफिसर्स हैं वो एस्पिरेंट्स हैं। ऑल एस्पिरेंट्स आर गर्ल्स, मतलब क्या है कि जो सारी की सारी एस्पिरेंट्स हैं वो क्या है, वो गर्ल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ करोगे। जो ये बड़ा सर्कल है ये गर्ल्स है और ये बीच में एस्पिरेंट्स, तो सारे एस्पिरेंट्स क्या हो गए, गर्ल्स हो गए। अब चलो कंक्लूजन पे चलते हैं। ऑल ऑफिसर्स आर बॉयज, यार अब ये सारी गर्ल्स हैं, हमको ये पता है कि जो ऑल एस्पिरेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं, लेकिन ऑफिसर्स में तो इतने सारे बच गए ना, तो ये हमें क्या पता है कि बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। सम बॉयज आर ऑफिसर्स, सम बॉयज आर ऑफिसर्स ये भी नहीं हम बोल सकते, क्योंकि यार देखो ये गर्ल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। ये तो क्लियर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सम बॉयज आर एस्पिरेंट्स, नहीं यार ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखो जब सारे एस्पिरेंट्स, ठीक है, गर्ल्स हैं, तो कैसे हो सकते हैं सम बॉयज आर एस्पिरेंट्स, ये भी गलत हो गया। ऑल एस्पिरेंट्स आर ऑफिसर्स, नहीं यार कुछ हैं, ठीक है। तो कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो ऑफिसर्स हैं, तो ये भी गलत हो गया, तो नन फॉलोस। स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ऑल ग्लोब्स आर मून्स, ठीक है। तो ऑल ग्लोब्स आर मून्स, ठीक है। अब ऑल मून्स आर बॉक्सेस, तो इसका बड़ा सर्कल हो गया एक और। ऑल मून्स आर बॉक्सेस। अब देखो, अब कंक्लूजन पे चलते हैं। ऑल मून्स आर ग्लोब्स, ऑल मून्स आर ग्लोब्स, नहीं यार कुछ मून जो ये वाले हैं ये तो ग्लोब नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑल ग्लोब्स आर बॉक्सेस, ऑल ग्लोब्स आर बॉक्सेस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो ये वाले ग्लोब हैं, ये बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस के अंदर आ रहे हैं। ऑल बॉक्सेस आर मून्स, ऑल बॉक्सेस आर मून्स नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज नहीं है, तो ये गलत हो गया। सम बॉक्सेस आर ग्लोब्स, हाँ यार बिल्कुल सही है। जो ये सम बॉक्सेस है इनको अगर हम छोड़ भी दें तो ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये तो ग्लोब्स भी हैं, तो सम बॉक्सेस आर ग्लोब्स। तो 2 and 4 फॉलोज, डी इज द राइट आंसर। अब 40th क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसके बिहाफ पे आपने कोर्स ऑफ एक्शन ड्रॉ करना है। मतलब इसमें क्या पूछा जाता है कि मान लो कि मानसून कम हो रही है, तो मानसून कम होने पे आप क्या एक्शन लोगे, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट दी होगी, कुछ एक्शंस दिए होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने उसके बिहाफ पे बताना है कि कौन सी मतलब जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सही होगा। मतलब जो उसको आप मान सकते हो कि यार हाँ वो उस सिचुएशन पे वो वाला एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि बाढ़ आ जाए, ठीक है। बाढ़ आने पे क्या करोगे आप, सबसे पहले तो वहां के जो लोग हैं आसपास रहते हैं उनको हटाओगे, ठीक है। और मतलब आप ट्राई करोगे कि उसको जो बाढ़ का इफेक्ट है उसको कम से कम किया जाए, ठीक है। तो ये एक्शंस हो गई।
ठीक है, आपने बताना है कि कौन सा एक्शन है जो उसको सूट करता है, जो कि आपका मतलब प्रॉब्लम है। चलो स्टेटमेंट समझते हैं सबसे पहले। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन फॉरकास्टिंग लेस रेनफॉल ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर्स मानसून। तो उसने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बता दिया कि अगले साल कम बारिश होगी, तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। द फार्मर शुड बी एडवाइज टू रेडी फॉर द इवेंचुअलिटी, यस, क्योंकि देखो यार पानी कम होगा, बारिश कम आएगी, तो बारिश कम आने से तो सारी की सारी फसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर पूरा हैम्पर होता है। तो फार्मर्स को मतलब एडवाइस की जाती है कि वो इस सिचुएशन के लिए रेडी रहें, वो अपना पहले से ही इंतजाम करके रखें। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड वाटर टू अफेक्टेड एरियाज, यस। देखो यार जहाँ पे भी यार पानी की दिक्कत होगी, जहाँ पे मतलब सूखा पड़ जाएगा और जहाँ पे फार्मर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट को ही प्लान करना पड़ेगा कि उनको प्रोवाइड करवाए वाटर, एटलीस्ट पीने के लिए तो पानी होना चाहिए और मतलब खेती के लिए पानी होना चाहिए। तो इसमें हम बोलते हैं कि बोथ द कंक्लूजन्स फॉलोस, बोथ 1 and 2 फॉलोस। इसको अगर आप चेक करोगे तो यार देखो उसमें दो तरह की आंसर कीज अपलोड की गई हैं पीसीएस के द्वारा। ठीक है, तो वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें एक तो नॉर्मल आंसर कीज है सी सेट की, और एक रिवाइज्ड आंसर कीज है। तो रिवाइज्ड आंसर की चेक करना, कहीं आप बोलो कि सर ने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, तो रिवाइज्ड आंसर की में आपको ये वाला आंसर मिलेगा, जो आप पुराना आंसर की था उसने तो उसमें गलत आंसर था। चलो 45 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन का आंसर था यार, मतलब पीसीएस ने इस बार इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे मतलब डाले थे कि लोगों को मतलब गलत आंसर दे दिया था स्टार्टिंग में, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो बाद में रिक्रूट डालने के बाद वो ठीक हो गया था। रिवाइज आंसर की डाउनलोड की थी उन्होंने। तो 4 bells ring at an interval of 4, 6, 8, 4 seconds. They start ringing simultaneously at 12 o'clock. At what time they will again ring simultaneously? ठीक है, तो ये ऑप्शन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उसने 45 क्वेश्चन को ही गलत कर दिया, लेकिन ये वाली ऑप्शन मैंने डाली है इसलिए कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। देखो 4, 6, 8, 4 सेकंड पे बेल रिंग करती है, तो 12 ओ क्लॉक पे पहले रिंग करी, तो उसके बाद कितने टाइम पे वो रिंग करेगी। ठीक है, तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे यार, देखो 4, 6, 8, 4 पे सेकंड पे रिंग करती है, तो आप इसका एलसीएम ले लो। मैंने आपको बताया था एलसीएम लेने के बाद ये 24 सेकंड आ गया मान लो। ठीक है, तो 12 ओ क्लॉक पे स्टार्ट किया रिंग करना, तो उसके बाद कितने सेकंड के बाद रिंग करती है, 24 सेकंड के बाद रिंग करती है, तो 12 आवर्स 24 सेकंड पे वो रिंग करेगी। If 2019 raised to power 19 is divided by 19, then what is the remainder? देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, अगर आप इसको मतलब वैसे सोल्व करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे 19 लिख लिया, अब आप क्या करो, इसको डिवाइड करना शुरू करो। ठीक है, 19 को 2019 से भी डिवाइड करो और ऊपर 19 से भी डिवाइड करना है जब आप इसको टाइप के क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो अगर हम इसको मतलब डिवाइड करते हैं तो 19 1 बच गया। ठीक है, फिर 11, फिर 0, ठीक है, फिर 9, ठीक है, तो मतलब 19 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 4 95। ठीक है, 95 प्लस 19 और कर दो तो कितना हो गया, 10 11 114, तो 5 बच गया। रिमाइंडर कितना रह गया, 5। तो यहाँ पे आप 5 लिख लो, मतलब आपने 2019 को 19 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना रह गया, 5, तो 5 को लिख लो यहाँ पे, और ऊपर वाले 19 को भी 19 से डिवाइड कर दो तो 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5। इस मेथड से करोगे तो आपको बहुत कम टाइम में आप सोल्व कर दोगे क्वेश्चन को। सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 200, रेशियो बताइए आपको, तो रेशियो 7:10 है, तो टोटल कितना है 10, टोटल आपको बताया 200, तो एक यूनिट किसके बराबर आ गया, एक यूनिट आ गया 20 के बराबर, तो इसका कितना हो गया 7 × 20 कितना हो गया 140। ठीक है, और 3 × 20 कितना हो गया 60। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ऐसे सोल्व कर लो यार, जल्दी सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसका GSF और या फिर इसको बोल सकते हैं HCF क्या है, HCF इसका 20 है, तो बी इज द राइट आंसर। In a class of 50 students, the average marks in the examination was 48. However, after scrutiny, it was found that one student who scored 67 स्कोर किया था, लेकिन हमने उसको काउंट गलत कर लिया था, 37 कर लिया था, और एक और स्टूडेंट का 73 मार्क्स थे और उसको हमने 37 काउंट कर लिए थे। यार ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे होता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे होते हैं उसके मार्क्स मतलब गलत उसके कम दिए जाएं एग्जामिनेशन के द्वारा, तो मतलब वो चीज़ गलत है। तो हम इसको करेक्ट करते हैं, कैसे करेक्ट करेंगे चलो देखते हैं। 50 बंदों के मार्क्स एवरेज कितने थे, 48 थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको 30 नंबर कम मिले। ठीक है, और यहाँ पे उसको कितने नंबर कम मिले, यहाँ पे उसको 46 नंबर कम मिले, तो टोटल 66 नंबर कम मिले। तो एवरेज
कितना कम हो गया था, 50 से डिवाइड करो क्योंकि 50 बच्चे हैं, तो कितना 6.6 डिवाइड बाय 5 करो, कितना हो गया 1.32 हो गया। ठीक है, तो 1.32। अब इसको आप 48 में ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब जितनी एवरेज कम हुई थी उसको बढ़ाने के लिए उतने से ऐड करना पड़ेगा जितनी एवरेज कम हुई है 50 बच्चों की, तो 49.32 आंसर आ जाएगा। In his will, Rashwinder Singh distributed all his money among his 3 children. The eldest one ने मतलब 2 लाख ज्यादा पाए 50% से, मतलब जो 50% की टोटल मनी थी, 50% ऑफ टोटल मनी थी उससे 2 लाख ज्यादा मिलते हैं एल्डेस्ट को। यंगर को 25% ऑफ टोटल मनी से 3 लाख कम मिलते हैं। रिमेनिंग मनी जो होती है वो मिडिल चाइल्ड के पास चली जाती है और वो उसमें से 50% को खर्च कर देता है, और जो 50% उसके पास बचता है वो यंगर ब्रदर से 6 लाख कम है। तो आपने बताना कि यंगर ब्रदर के पास कितने पैसे हैं यार, वो मतलब आप खुद देखो यार कितना मतलब घुमा के क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, आप इसको x मान के कर सकते हो। चलो हम इसको ऑप्शंस से करते हैं। मान लो हम 16 लाख मान लेते हैं। ठीक है, तो यंगर ब्रदर के पास 16 लाख है, 3 ब्रदर है, एल्डर, यंगर और मिडल। ठीक है, यंगर के पास 16 है, तो एल्डर के पास कितना होगा? एल्डर के पास देखो अब 16 है, तो उसके जो यंगर ब्रदर है उसको 25% ऑफ टोटल मनी, तो 25% ऑफ टोटल मनी कितना हो गया? x/4 मान लो। ठीक है, x मान लो टोटल मनी माइनस 3 lakhs। अब ये किसके बराबर आ गया? 16 के बराबर आ गया, तो x यहाँ से कितना आ गया? 76 आ गया। ठीक है, तो टोटल मनी 76 आ गई। अब एल्डर ब्रदर के पास कितना है? 50% ऑफ टोटल मनी से 2 लाख ज्यादा है, तो 76 इसको डिवाइड करो 38, तो इसके पास कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, तो इसके पास 40 होगा, तो कितना रह जाएगा बाकी? ये टोटल हो गया 56 हो गया, तो रह कितना गया? रह गया 20। अब 20 में से 10 लाख रुपए 50% तो उसने क्या किया? 50% को उसने घर बनाने में यूज कर लिया, तो उसके पास कितना रह गया? अब 10 लाख रह गया। और ये यंगर ब्रदर से कितना कम है? 6 लाख कम है, तो स्टेटमेंट मैच होगी ना, 6 लाख कम है, तो आपका 16 लाख इज द राइट आंसर। आप इसको मतलब x मान के कर लोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आप देखो अगर और ऑप्शंस कंक्लूड करना चाहो तो और ऑप्शन से कंक्लूड करो। यहाँ पे 12 मान लो, अगर 12 को ले रहे हो तो यहाँ पे 12 मानो और उससे x निकाल के फिर पुट करके देखो मतलब सही आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो, ये थे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। अब जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो यार, कल वाली वीडियो में क्या हुआ था कि आपको जो केमिस्ट्री थी ना, केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो देखो यार एटम, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट, उसके बाद मतलब आपके कंपाउंड्स, इनकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने मेरी वो जनरल केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार वो देख लो। मैंने बहुत मतलब उसमें डिटेल में मतलब बहुत ही बच्चों जैसे आपको मतलब उस वीडियो में बताया है, क्योंकि आपको अगर बेसिक क्लियर हो गए तो वो आप वीडियो एमसीक्यू वाली वीडियो तो आराम से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अब आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन है ये। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होता है यार? फोर्स का फार्मूला सबसे पहले तो देखो, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अगर आप मान लो एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स के होने के कारण क्या होता है कि बॉक्स मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो बॉक्स का कुछ मास होता है। ठीक है, और जो आपने फोर्स लगाई उसके कारण जो मोशन हुआ उसके कारण उस बॉक्स का कुछ एक्सेलरेशन हुआ। जैसे आप भागना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप रेसर हो, मान लो आप भागना स्टार्ट किया, आप पहले बड़ी तेजी से भागे, ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन आपने क्या किया? उसमें एक्सेलरेशन बढ़ाया। आप गाड़ियों में भी क्या करते हो? एक्सेलरेटर दबाते हो। एक्सेलरेटर दबाने का मतलब क्या होगा कि आप गाड़ी को भगा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए उसका गाड़ी का कुछ मास है, तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी? आपकी फोर्स आ जाएगी। आप कितनी फोर्स लगा रहे हो उस पर, ठीक है, गाड़ी पे। तो ऐसे ही यूनिट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? हम न्यूटन बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा। व्हाट डू वी गेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी? ठीक है, तो मास एंड एक्सेलरेशन तो फोर्स हो गया, मास और वेलोसिटी को हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम का मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब क्या होता है। जैसे आप एक ट्रक देखो, ठीक है, एक ट्रक बहुत ही भरा हुआ ट्रक है, ठीक है, तो अगर वो बहुत तेजी से मतलब बहुत भरा हुआ ट्रक है, ठीक है, तो वो बड़ी तेजी से चल रहा है, तो क्या चांसेस होंगे? वो उसके चांसेस होंगे कि यार अनबैलेंस हो जाएगा, गिर जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि यार मोमेंटम क्या होता है ना, मोमेंटम मतलब एक बहुत ही भारी चीज मूव कर रही है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। उसमें मास भी है, वेलोसिटी भी है। बट एक आप बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रक लेके चलो, मतलब खाली है ट्रक, वो पूरी तेजी से जा रहा है, तो उसकी स्पीड देखो कितनी ज्यादा हो जाती है। मतलब मोमेंटम अगर दो गाड़ियों का सेम है तो एक की अगर वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, अगर वो खाली है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर उसका मास ज्यादा है तो उसका मतलब मास ज्यादा है तो वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। बट जो ओवरऑल प्रोडक्ट है मास इंटू वेलोसिटी का, वो दो गाड़ियों का सेम है।
ठीक है। तो आप मतलब इससे क्या इंटरफेयर करते हो, आप इससे इंटरफेयर करते हो कि जिस गाड़ी का मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है, वो क्या करेगी। अब मान लो कि एक ट्रक बहुत तेजी से आया, उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम है, बहुत भारी ट्रक है, वो एक दीवार में जाके टकराया, तो वो उसको तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा दीवार को। बट इन केस अगर वो मतलब ट्रक इतना भारी नहीं था, मतलब उसमें मतलब कुछ ज्यादा लोड नहीं किया हुआ था, वो हल्का ट्रक था, वो दीवार पे हिट करे तो वो उसको इतना इम्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मोमेंटम समझ लो, मतलब भारीपन। ठीक है, जितना भारी होगी चीज उतना उसका मतलब भारी ज्यादा तेजी से मूव कर रही होगी तो उसका उतना मोमेंटम ज्यादा होगा। जैसे आप मान लो कि मोटा लड़का है, ठीक है, बहुत तेजी से भाग रहा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। बट एक अगर पतला लड़का है उतनी स्पीड में भाग रहा है तो उसका मोमेंटम कम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, देखो अब देखो मास इंटू वेलोसिटी होता है, आपको मैंने मोमेंटम बता दिया क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, जब भी हम कभी रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मास तो कांस्टेंट है, मास तो बाहर आ जाएगा इससे, और क्या रह जाएगा डीवी बाय dt। और डीवी बाय dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसको बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन को। भी आप कितनी वेलोसिटी को एक टाइम में चेंज कर रहे हो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है, F इजिकल टू एम ए, जो होती है वो फोर्स के बराबर होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब जो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो फोर्स आ गया आंसर। If two balls of same masses are dropped on the sand, the depth of the penetration is same if, देखो अब टू बॉल्स ऑफ सेम मासेस, अब मैंने आपको बताया कि दो मासेस हैं, उसको आपने क्या किया, मतलब नीचे सैंड पे ड्रॉप किया, यहाँ पे सैंड है, ठीक है, दो बॉल्स हैं, अब दोनों बॉल्स नीचे की तरफ आ रही हैं, अब इसका कुछ मास है, इसका भी कुछ मास है। अब इसकी अगर वेलोसिटी आप बढ़ा दोगे तो ये ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएगी। आप देख लो एक भारी बॉल को आप मतलब तेजी से मारो, ठीक है, तेजी से मारोगे तो ये ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, अगर आप उसको लाइटली छोड़ दो तो वो कम पेनिट्रेट करेगी, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि देखो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएगी। अगर आपने दोनों को सेम रखना है कि पेनिट्रेशन सेम होनी चाहिए तो आपको दोनों की वेलोसिटी सेम रखनी पड़ेगी ताकि मोमेंटम सेम हो। मोमेंटम सेम होगा तो मतलब दोनों का पेनिट्रेशन इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज सेम फॉर बोथ बॉडीज। A coin is placed on a cart rested at the edges of glass। मान लो एक आपके पास बीकर है, ठीक है, यहाँ पे एक आपने कार्ड रख दिया, ठीक है, कार्ड के ऊपर आपने एक कॉइन रख दिया, ठीक है, तो वो कॉइन स्टेबल कंडीशन में क्या होता है, तो याद करो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितनी फोर्स कॉइन लगा रहा है उतनी फोर्स कार्ड उसके ऊपर लगा रहा है, तो उतनी रिएक्शन होगी, तो इसके कारण वो स्टेबल रहता है यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं कि टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन द कॉइन विच बैलेंस ईच अदर। एक तो नीचे फोर्स लग रही है, ठीक है, ग्रेविटी लगा रही है, और ऊपर फोर्स क्या है, रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, दोनों R इज इक्वल टू G है, इसलिए वो वहां पे रेस्ट पे रहता है कॉइन। ठीक है, चलो अब इसमें आपको मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ यार। देखो सबसे पहले तो इनर्शिया क्या होता है, मान लो कि एक बंदा मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो मूव करता रहता है, मान लो कि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो वो मूव करता रहेगा। वो क्यों मूव करेगा, वो इनर्शिया के कारण मूव करेगा। अब कोई बंदा रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी रहेगी कि यार मैं रेस्ट पे रहूं जब तक कि उसको कोई अलग से फोर्स ना लगा दे। ठीक है, तो वो उसको भी बोलते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है जिसके कारण मतलब बंदा रेजिस्ट करता है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करता है, चाहे वो बंदा मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो रुकना नहीं चाहता। और कोई चीज मतलब रुक क्यों रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इसलिए रुक रहा है यार, नहीं तो वो चलता ही रहे। जैसे वैक्यूम में देखो ऊपर स्पेस में कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी। ठीक है, ऐसी अगर एक एक चीज रेस्ट पे है तो वो ट्राई करेगी कि यार मैं रेस्ट पे रहूं। तो इनर्शिया एक तरह का क्या होगा, एक फोर्स हो गई, मतलब एक हिडन फोर्स है ये, जो कि टेंडेंसी है एक ऑब्जेक्ट की जो उसको रेजिस्ट करती है कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहे। ठीक है, तो एक तरह की फोर्स हो गई। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव्स द बॉडी, इट इम्प्लाइज दैट, मतलब अगर एक एक बॉक्स है
उस पर आपने 15 न्यूटन फोर्स लगाई, ठीक है। तो 15 न्यूटन फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स उसमें 50 न्यूटन से कम है। अगर यार फ्रिक्शन फोर्स भी 50 न्यूटन हो गई तो वो कहाँ से मूव करेगा, तो वो ये जितनी फोर्स आप लगाओगे उतनी फ्रिक्शनल फोर्स उसको रेजिस्ट करेगी, तो दोनों की फोर्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। बट यहाँ पे लिखा है कि आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का मूव करेगा जब फ्रिक्शनल फोर्स मान लो यहाँ पे 50 न्यूटन से कम है, मान लो 40 न्यूटन है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन 10 न्यूटन फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींच लेगी। बट अगर ये 50 न्यूटन से तक पहुंच गई तो फोर्स नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलो, ए फील्डर गिविंग अ स्विंग वाइल कैचिंग अ बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, आपने यार क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट देखने पे आप क्या है, आप एक चीज देखते हो कि यार जब भी वो कैच करते हैं तो मतलब एकदम पीछे, मतलब कैच को ऐसे पीछे, हाथ को पीछे लेके जाते हैं कैच करते वक्त। तो वो क्यों करते हैं, वो टाइम बढ़ाते हैं, मतलब जितना इम्पैक्ट है ना उसका टाइम बढ़ाते हैं। उसका कारण क्या होता है, आप देखो मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर वो एकदम से पकड़ लेंगे तो ज्यादा मोमेंटम को एक छोटे टाइम के लिए रोकना पड़ेगा, तो उसमें उनको ज्यादा, मतलब उनके हाथ पे ज्यादा मतलब दर्द होगा। अब देखो, आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो सबसे पहले, तो डी एम वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, फोर्स। आप क्या चाहते हो कि आपके हाथ पे कम से कम फोर्स लगे जब आप कैच पकड़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, टाइम बढ़ा दोगे ये वाला। जितना टाइम ज्यादा बढ़ाओगे, मतलब जो कैच पकड़ रहा था बंदा, मतलब जैसे वो कैच पकड़ रहा है, तो कैच पकड़ते वक्त वो क्या करेगा, हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएगा, मतलब बॉल को पीछे की तरफ लेके जाएगा। तो इसका कारण क्या है कि वो टाइम बढ़ा रहा है, टाइम बढ़ाएगा तो फोर्स जितना ये बढ़ेगा उतना ही फोर्स कम हो जाएगी, तो उसके हाथ पे दर्द कम होगा, ठीक है। ये एक तो ये कारण हो गया। इनर्शिया मैंने आपको बता दिया, मोमेंटम मैंने आपको बता दिया। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ जैसे मैंने आपको बताया था कि एनर्जी क्या है, एनर्जी हमेशा कंजर्व है, ठीक है। उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जैसे कि आपने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर चलाते हो, जनरेटर चला के क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। दूसरा ये है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बिकर था, बिकर के ऊपर कार्ड रखा है, ऊपर कॉइन रखा है, तो उस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। जैसे जितनी ग्रेविटी होगी उतनी ही फोर्स उसके ऊपर, मतलब कार्ड लगाएगा उतनी ही रिएक्शन होगी उसके ऊपर, तो आर इज इक्वल टू जी होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने आपको वॉल का एग्जांपल दिया था, दीवार पे आप फोर्स लगाओ उतनी फोर्स दीवार आपके ऊपर लगाएगी, तो इसी को बोलते हैं न्यूटन थर्ड्स लॉ। ये न्यूटन ने दिए थे 3 लॉ। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम बॉडी। जैसे आप दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो उतनी फोर्स दीवार आपके ऊपर लगा रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लगता है, ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, तो एक्ट ऑन द सेम बॉडी होता है। While riding the bicycle, if we stop pedaling, why does the bicycle begins to slow down? क्योंकि यार फ्रिक्शन है वहां पे। आप बाइसाइकिल चला तो रहे हो यार, बाइसाइकिल चलाते वक्त क्या होता है कि मतलब जो इसके जो टायर्स हैं बाइसाइकिल के, वो कांटेक्ट में है सरफेस के साथ, तो सरफेस क्या करता है, फ्रिक्शन लगाता है, जो कि इसको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप पैडल नहीं करोगे तो आपने ये इनपुट देना तो बंद कर दिया, तो धीरे धीरे कर करके आपकी बाइक क्या होगी, वो मतलब स्टॉप कर जाएगी, फ्रिक्शन के कारण होता है वो। ए फुटबॉल एंड अ स्टोन हैज सेम मास, बोथ हैव सेम इनर्शिया। अब देख लो, एक फुटबॉल है और एक स्टोन है, दोनों का मास सेम है, मास सेम है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक तरह का फोर्स है, वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे डिपेंड करता है। तो अगर मास सेम होगा तो इनर्शिया भी सेम हो जाएगा। बट मोमेंटम डिफरेंट हो सकता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर इन दोनों की डिफरेंट होगी तो क्या होगा, आपका मोमेंटम मतलब वो हो जाएगा, मोमेंटम डिफरेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 1। अब इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, देखो 2-3 चीजें समझ लो, पहले स्पीड समझते हैं फिर वेलोसिटी समझते हैं। स्पीड क्या होता है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, आपको पता है, ठीक है। कितनी स्पीड पे कोई चीज मूव कर रही है, जैसे आप गाड़ियां चलाते हो तो आप देखते हो ना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, तो वो स्पीड। अब वेलोसिटी में क्या है, अगर आपको कोई बोले कि यार हाँ उसकी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब आपको डायरेक्शन भी पता हो, तो उसमें हम उसको बोलते हैं कि वेलोसिटी है वो, ठीक है। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, मतलब ये जिगजैग मोशन है, ठीक है। तो कितना यहाँ से चला और कितना मूवमेंट किया, तो वो डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर बंदा यहाँ से चला
और यहीं से वापस आ गया वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मानते हैं कि हम जीरो है। वो क्यों मानते हैं? क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इस डायरेक्शन में इतना गया था, इस डायरेक्शन में इतना गया, तो यहाँ पे मान लो 15 गया, यहाँ पे -15 गया, तो टोटल जीरो हो गया। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस नहीं हो सकता। स्पीड वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्योंकि इस डायरेक्शन में गया, फिर इसी डायरेक्शन में वापस आ गया, यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया था, यहाँ -15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया, तो जीरो हो गया। अब स्पीड स्पीड क्या हो सकती है? स्पीड यार मतलब नेगेटिव, मतलब जीरो नहीं हो सकती, मतलब जीरो हो सकती है, मतलब इन केस आप ये मान लो कि अभी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो स्पीड जीरो होगी, बट अगर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया तो फिर उसकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती है, बट वेलोसिटी के केस में हो सकती है। चलो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। फॉर्मूला है ये डिस्टेंस और मतलब स्पीड और टाइम के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में। तो अब आपको क्या किया गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, तो s इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। यस है, स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल है, ये वाला देखो हाफ at स्क्वायर है ना, तो t स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, कब होगा ये? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बी इज द राइट आंसर। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी तो यार एक्सेलरेशन के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड व्हिच इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट इंप्लाइज दैट द बॉय इज, मैरी गो राउंड क्या है? एक मतलब सर्कल में जैसे आप देखते हो कि एक वायर है यहाँ पे, मतलब घोड़े से बने हुए हैं, घोड़े पे बच्चे को बिठा देते हैं, वो घूमता रहता है ऐसे सर्कुलर मोशन में, तो उसको बोलते हैं मैरी गो राउंड। ठीक है, सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन मैरी गो राउंड व्हिच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट द बॉय इज, अब देखो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, तो क्या हो गया? कांस्टेंट स्पीड है तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन है। बट एक चीज समझ लो कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, बट स्पीड सेम है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्पीड है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, बट वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। यहाँ पे तो जो डायरेक्शन है वो 2-2 सेकंड के बाद चेंज हो रही है ना, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन कौन से होते हैं? जिसमें स्पीड सेम रहे। ठीक है, बट वेलोसिटी जहां पे डिफरेंट हो तो उसमें हम बोलते हैं कि मतलब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो वहां पे एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि देखो v/t होता है एक्सेलरेशन, चाहे तो वो डायरेक्शन चेंज के कारण हो या चाहे वो मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो जाए। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है तो हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन है ये। फ्रॉम द गिवन vt ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, मतलब उसकी वेलोसिटी हर टाइम पे सेम है, तो क्या होगा कि वो मतलब उसकी स्पीड से कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ऑफ अ सर्कल वुड बी। अब एक बंदा यहाँ से चला, ठीक है, उसने ऐसा मोशन लिया और यहाँ तक पहुंच गया, उसका रेडियस r है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 2r हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी? देखो मैंने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, बट डिस्टेंस और एवरेज स्पीड अगर कोई बंदा मूव करना शुरू कर दिया तो वो जीरो नहीं हो सकते, तो 1 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी? तो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इन इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, अगर एक स्पीड एक गिवन डायरेक्शन में हो, मान लो आप 20 किलोमीटर पर आवर, वो होगी स्पीड। अगर वो एक डायरेक्शन भी उसके साथ गिवन हो कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। When a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brakes and brings the car to rest in 20 seconds, the retardation will be, retardation क्या होता है? एक तरह का एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होता है, मतलब रोकना किसी चीज को। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? भगाना। ठीक है, तो अब एक कार की स्पीड आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और उसका आपको टाइम भी पता है कि 20 सेकंड के लिए चल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन पूछा, इसको आप एक्सेलरेशन मानो सबसे पहले तो। ठीक है, अब 20 मीटर पर सेकंड पे ब्रेक लगाया, माइनस डायरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि यार ब्रेक लगा रहे हो आप, रोक रहे हो मोशन को तो माइनस यूज करते हैं, अगर आप बढ़ा रहे हो तो पॉजिटिव यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं यहाँ पे आप, तो -20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब स्पीड अपॉन टाइम, तो स्पीड अपॉन टाइम करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। बट ये तो एक्सेलरेशन है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप समझो कि एक्सेलरेशन कम है
तो एक्सेलरेशन कम को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कितना है, 0.5 है, ठीक है। अगर आप रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। Which of the following is most likely not a case of uniform circular motion? देखो, मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब रेसिंग कार है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। अब रेसिंग कार है, उसकी स्पीड मतलब बढ़ाता जा रहा है, कभी कम कर रहा है, ठीक है, वो तो मतलब एक्सेलरेट ही करेगा हमेशा, तो उसको हम बोलते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है, जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट रहे, जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, उसमें कांस्टेंट स्पीड पे है। मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन है, मोशन ऑफ अ आर्स हैंड, मतलब ये सारे क्या है, मतलब ये कांस्टेंट एक इंटरवल पे कांस्टेंट स्पीड रहती है इनकी। बट इन केस ऑफ अ रेसिंग कार तो वो अपनी स्पीड बढ़ाता है। चलो नेक्स्ट, इन अ फ्री फॉल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन इज इंक्रीजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, देन व्हाट यू कैन से अबाउट द मोशन ऑफ दिस स्टोन वेदर द स्टोन इज हैविंग। देखो अब क्या है कि अरे एक स्टोन है, ठीक है, अब उसने मूवमेंट करना स्टार्ट किया, तो यहां तक उसने मतलब उसकी स्पीड थी s, ठीक है, तो फिर उसने अपनी स्पीड थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब फिर उसने एक टाइम के बाद, यहाँ पे टी टाइम था, फिर टी टाइम के बाद उसने अपनी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाई, ठीक है। तो मतलब जितना वो टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे t+1 था, तो उसने अपनी स्पीड भी s+1 कर दी। मतलब जितना टाइम वो बढ़ा रहा है उसके विद रिस्पेक्ट टू वो स्पीड भी बढ़ा रहा है, तो s/t हमेशा कांस्टेंट रह रहा है उसका, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, v/t, स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर उसका s/t कांस्टेंट है, इक्वल इंटरवल पे, इक्वल मतलब वो कवर कर रहा है, देखो इंक्रीजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मतलब क्या है उसका, उसकी मतलब स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड उतनी बढ़ा रहा है जितनी मतलब टाइम बढ़ रहा है, तो उसका मतलब रेशियो कांस्टेंट है, तो वो क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। The numerical ratio of displacement to distance for a moving object is इक्वल टू 1 और लेस देन 1। मैंने आपको बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ठीक है, और डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। मान लो कि एक जिगजैग मोशन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचा, तो डिस्टेंस तो पूरा हो गया ये जितना इसने कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट, तो ये वाला हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही होता है या फिर उसके इक्वल हो सकता है। तो ये था मतलब आपको मतलब जनरल साइंस और एप्टीट्यूड के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज, ठीक है, तो जिसको पढ़ो और खुश रहो। थैंक यू।